BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में आपका पुनः स्वागत है। हमने एक नया टॉपिक आरंभ किया था जिसका शीर्षक था मीडिया लेखन। इस मीडिया लेखन में भी हमने मीडिया यानी जनसंचार माध्यमों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आगे हमने एक नया उपशीर्षक आरंभ किया था, जनसंचार माध्यम, जिनमें पहला परंपरागत जनसंचार माध्यम, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें धार्मिक जनसंचार माध्यम, राजसत्ता के जनसंचार माध्यम, लोक संचार के माध्यम। इसमें हमने लोकगीत, लोक कथा और लोक गाथा को हमने देखने की कोशिश की थी, जिसमें से अचानक सारे छात्र बाहर हो जाने से थोड़ा भाग रह गया था। उसे पूर्ण करके हम अगले भाग की ओर निकलेंगे। देखिए, लोक गाथा लोक तत्व, गेयता और कथा तत्व के सम्मिश्रण से लोक गाथा का निर्माण होता है, यानी इसमें लोक तत्व है। हाँ, अब आ रही आवाज? तो देखिए कि हाँ, लोक गाथा, लोक तत्व, गेयता मतलब लोकगीत का भी एक, और लोक कथा यानी गेयता, कथा तत्व और लोक तत्व इत्यादि का मिश्रण करके जो विधा निर्माण होती है उसे लोक गाथा कहा जाता है। और यह लोक गाथा विश्व के प्रत्येक देश में गाई जाती है, यानी प्रत्येक देश जो है अपना, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका जैसे प्रगत देश हो, चाहे होंडुरास या येमेन जैसे अत्यंत अविकसित देश हो, या भारत जैसा विकसनशील देश हो, सभी देशों में लोक गाथाएं पाई जाती हैं। लोक गाथा के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वर्णमाला का निर्माण मतलब लिपि का निर्माण या साहित्य के निर्माण से भी पहले लोक गाथा का निर्माण हुआ है। यह आदिम युग की मतलब अत्यंत पुराने युग की, प्राचीन युग की निर्मिति है, उत्पत्ति है। भारतीय समाज में भी प्रेम कथात्मक गाथाएं हैं, वीर कथात्मक गाथाएं हैं, रोमांचक गाथाएं हैं। जैसे अगर कहा जाए तो लैला मजनू की है, सोनी महिवाल की कहानी है, हीरे रांझा की गाथा है, ढोला मारूरा दुहा जैसी गाथा है, विजय मल्ल जैसी गाथा है, आल्हा और सोरठी का भी गाथा आ जाती है, नल दमयंती की आती है, राम सीता की आती है, कृष्ण रुक्मिणी की आ जाती है। आगे चल करके मैंने एक नाम कहा था कि सदा वृक्ष सारंगा की कहानी आ जाती है। तो ये सारी गाथाएं एक तरह से सांस्कृतिक संचार का प्रभावी माध्यम है। अब देखिए, अब तक जो हमने देखा कि लोकगीत, लोक कथा और लोक गाथा, लोकगीत और लोक कथा का मिश्रित रूप लोक गाथा के रूप में होता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक रूप होता है, वो है लोक नाट्य या लोक कलाएं, यूं कहेंगे। यानी लोकगीत लोक कथा की तरह यह भी एक श्रव्य माध्यम है। दृश्य माध्यम लोक गाथा का है, वैसे श्रव्य माध्यम है, लेकिन लोक नाट्य जो है वो दृक श्राव्य माध्यम है। इस दृक श्राव्य के माध्यम से लोक नाट्य आम जनता का भरपूर मनोरंजन करता है, यानी सामान्य जनों के मनोरंजन का सबसे प्रभावी माध्यम, सबसे आदिम माध्यम अगर कोई है तो वो लोकनाट्य है। लोकनाट्य की दृष्टि से भारतीय समाज हमेशा से समृद्ध रहा है, संपन्न रहा है। प्रायः सभी प्रांतों में, जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में अपनी अपनी लोक कलाएं और लोकनाट्य हैं। जैसे हरियाणा में स्वांग रचा जाता है, ब्रज में रासलीला होती है, भोजपुर बनारस में रामलीला होती है, असम में अंकियां है, बिहार में विदेशिया है या बिदापत नाच है, मिथिला का कीर्तनिया है, महाराष्ट्र का गोंधड़ और तमाशा है जो लोकनाट्य तमाशा जिसे कहा जाता है, गुजरात का मानविनी भवई या भवई नाम से जाना जाता है, बंगाल का जत्रा है, जल नृत्य नाटिका है, आंध्र प्रदेश का बुरका कथा है, कर्नाटक का यक्षगान है, केरल का मुडियट्टम है,
यात्रक कली है, कथकली है और कोंकण का दशावतार है। ये सारी जो नृत्य नाट्यात्मक कलाएं हैं, इन कलाओं में भी नाट्य बहुत ज़्यादा है और इन नाट्यों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से पुरानी कथाओं को, जो हमारे जनमानस पर अधिराज्य करने वाली कहानियां हैं, उन कहानियों को किस प्रकार से नाटक के माध्यम से पेश किया जाता है। इसमें राजस्थान का एक और पहलू हमारे सामने आता है, वो है कठपुतलियों का। देखिए, ढोला मारूरा दुहा जैसा जो बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसमें ढोला और मारवानी के प्रेम की गाथा को अभिव्यक्त किया गया है, वह अधिकतर हमें कठपुतलियों के माध्यम से या पपेट शो के माध्यम से दिखाई देता है। और कठपुतली राजस्थान ही नहीं, अगर आप औरंगाबाद जैसे शहर में जाएंगे और वहाँ कुछ राजस्थानी होटल्स हैं, तो उन होटल के बाहर भी इस प्रकार की कठपुतलियों का खेल हमें देखने मिलता है। टेलीविज़न पर तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको। देखिए कि इसमें होता क्या है कि इसमें एक धागे वाला होता है, एक छड़ी वाला होता है, एक दास्ताने वाला होता है और कठपुतलियाँ होती हैं। इनके माध्यम से वह नीचे दिखाई जाने वाली कठपुतलियों को अपने हाथों की डोर से आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाता है, और जिस माध्यम से एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे सामने आकर खड़ा होता है। तो देखिए कि परंपरागत जो जनसंचार माध्यम है, उनमें धार्मिक हो, राजसत्ता हो, ये तो मर्यादित हैं। धर्म बहुत व्यापक है, फिर भी वो मर्यादित लोक की दृष्टि से है। राजसत्ता भी मर्यादित है, लेकिन लोक गाथा का, या यूं कहेंगे कि लोक जनसंचार माध्यम जो हैं, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो लोक कथाएं हो, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे लोक गाथा हो, लोक कला हो, लोक नाट्य हो, इनके माध्यम से बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ी ताकत हमें हमारी सांस्कृतिक परिवेश को समझने की मिलती है। इसलिए कृपया ये ध्यान में रखें कि हमेशा अपनी इन सांस्कृतिक हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई सांस्कृतिक विरासत का सदैव सम्मान करें, और जो सम्मान नहीं करेगा उसको अपने भविष्य के निर्माण का भी कोई हक उस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, माना कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी भी हमें ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा अलग लग सकती हैं, परंतु देखा जाए तो ये हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी परंपरा और बहुत बड़ी विरासत हमारे सामने आ चुकी है, जिसके माध्यम से हम हमारी अगली पीढ़ी को भी हमारी पूर्वजों की वीर गाथाएं, प्रेम गाथाओं का भी एक प्रकार से बहुत बड़ा दायित्व, उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं। तो ये हुआ परंपरागत जनसंचार माध्यमों के रूप में। अब देखिए, इसमें कौन किससे प्रभावित होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है एक ही व्यक्ति धार्मिक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित हो, दूसरा वही व्यक्ति राजसत्ता के भी जनसंचार माध्यमों से प्रभावित हो, लोक जनसंचार माध्यमों से भी प्रभावित हो। जैसे मराठी में एक वाक्य कहा जाता है, देखिए कि आमतौर पर मराठी का व्यक्ति, जो व्यक्ति कीर्तन भी सुनता है वो तमाशा भी सुनता है, तमाशा भी देखता है। यानी तमाशा से बिगड़ नहीं सकता और कीर्तन से सुधर नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वह इन दोनों माध्यमों से, चाहे वो तमाशा हो चाहे कीर्तन हो, इन दोनों माध्यमों से वह स्वयं को समृद्ध करता रहता है। तो देखिए कि ये जो सारे परंपरागत जनसंचार माध्यम हैं, वह हमारे एक लोकमानस का, मैं एक व्यक्ति के मानस का नहीं कह रहा हूँ, लोकमानस का, संपूर्ण लोकमानस का आविष्कार करने में, उसको संस्कारित करने में, उसको परिष्कृत करने में, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब चलते हैं आधुनिक जनसंचार माध्यमों की ओर। अब आधुनिक जनसंचार माध्यमों को अगर हम देखें तो ये पता चलेगा आपको कि वैज्ञानिक क्रांति या औद्योगिक क्रांति के साथ आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। अब तक देखिए कि जो पुराने ज़माने में चलता था प्राचीन रीति से, अब ये हम कह नहीं सकते कि प्राचीन काल में यंत्र तंत्र थे या नहीं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो आम तौर पर सुलभ नहीं थे जितने आज हैं।
आधुनिक समाज के विकास की परंपरा का एक वैज्ञानिक प्रगति रहा है, और इसमें साथ ही साथ एक यूं कहेंगे कि सामाजिक प्रगति भी होती रही, अ, विकास प्रक्रिया भी आती रही, वैज्ञानिक प्रक्रिया भी आती रही, औद्योगिक व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्रिया भी सुधरती रही। लेकिन चलते चलते मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि भले ही फ्रेंच राज्य क्रांति हो, या यूं कहेंगे कि आगे चल करके वैज्ञानिक क्रांति हो, या औद्योगिक क्रांति ने हमें जितना प्रभावित किया है, उतना ही हमें प्रभावित करने वाले और तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक है डार्विन का विकासवाद, जिसको उत्क्रांतिवाद भी कहा जा सकता है। दूसरा जो वाद है हमारे सामने आता है, वह है डार्विन के विकासवाद या उत्क्रांतिवाद के बाद कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, जिसको समाजवाद या साम्यवाद भी कहा जाता है। और तीसरी चीज़ है वो है डॉक्टर फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। ये इन तीनों ने भी हमें आधुनिक एक परिप्रेक्ष्य में लाने का बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार से फ्रेंच राज्य क्रांति ने प्रभावित हमें किया है, जिस प्रकार से हमें औद्योगिक क्रांति ने प्रभावित किया है, जिस प्रकार से हमें वैज्ञानिक क्रांति ने प्रभावित किया है, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी होता है जो अन्य वर्ग पर अपना एक प्रभाव रखता है, और वह वर्ग डार्विन के विकासवाद से या उत्क्रांतिवाद से, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से, और सबसे महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि में डॉक्टर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रहा। और उसने ये जो कामगार वर्ग था, जो किसान वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, जो जनसामान्य थे, उनको और अधिक प्रभावित करने का काम किया है। मतलब एक और जहां आप औद्योगिकरण की बात करते हैं या औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, तो अपने आप वहां कार्ल मार्क्स आ जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स मतलब औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जो कल कारखाने निर्माण हुए, उनको या उन मिलों को चलाने के लिए जिस कामगार वर्ग की अपेक्षा थी, वह भी वर्ग वहाँ उपस्थित हुआ। अगर हम वैज्ञानिक क्रांति की बात करते हैं, तो वहाँ डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की बात आती है। और इन दोनों, मार्क्स और डार्विन, इन दोनों के प्रभाव में मनुष्य जब अंतर्मुख होकर सोचने लगा, तो उसे सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद ने और भी अधिक प्रभावित किया। मतलब ये आधुनिक विचारधारा जो है, या यूं कहूँगा मैं आगे चल करके कि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे ऐतिहासिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इन सब ने, इन तीन चार अवधारणाओं ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है। और इसका जाने अनजाने प्रभाव हमारे परंपरागत जनसंचार माध्यमों पर पड़ा। यानी वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ जनसंचार माध्यमों के स्वरूपों में भी अंतर आने लगा। मतलब पहले एक जगह कोई एक कीर्तनकार बैठ करके 100, 200, 150, 500 लोगों को कीर्तन सुनाया करता था। लेकिन आज वही कीर्तन अगर देखा जाए तो विभिन्न वैदिक चैनल पर हो, आस्था चैनल पर हो, उसमें एक ही समय करोड़ों लोग देख पा रहे हैं। तो ये अंतर आ गया है। मतलब यही मास कम्युनिकेशन है। मतलब पहले 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 लोगों तक हमारी पहुंच सकती थी। अब वह परिवर्तित हो गया, और वह एक बहुत बड़े जन समुदाय का एक सहारा हो गया है आज का ये जो महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम हमारे सामने आता है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर कोई समाचार किसी जगह भेजना पड़ता था, तो उस समय दूतों का उपयोग किया जाता था। उस समय पक्षियों का उपयोग किया जाता, कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांध करके भेजा जाता था, या दूत, जैसे रामायण में हम देखते हैं कि राम को अपना संदेश भेजने के लिए अंगद जैसे दूत की आवश्यकता पड़ी, या महाभारत में युधिष्ठिर को अपना संदेश दुर्योधन तक पहुंचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को दूत के रूप में भेज दिया गया। उसके पहले द्रुपद के पुरोहित ने श्री कृष्ण से पहले पांडवों के दूत का काम किया था। या यूं कहेंगे कि कुछ कवियों ने कल्पनाश्रित दृष्टि से किसी ने वायुदूत भेजा है। या यूं कहेंगे कि मेघदूत, कालिदास का जो खंड काव्य है मेघदूत, उसमें एक यक्ष अपनी
अपने से बिछड़ी यक्षिणी को मेघों के माध्यम से संदेश देता है। तो ये थोड़ी सी कल्पना भी हो सकती है इसमें, लेकिन दूतों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। उसको ही ग्रामीण भाषा में संवदिया कहा जाता था। जैसे अब समझिए किसी एक घर में कोई विवाह निश्चित हो चुका हो और उस जाति के अनेक लोगों को बुलाना है अनेक ग्रामों में, तो लग्न पत्रिका या टिप्पण के साथ भेज दिया जाता था। सुपारी, पान सुपारी लेकर के भेजा जाता था, तो दूत वहां जा करके वहां से वो विवाह के लिए आ जा सकते थे। कृपया कोई मीटिंग न छोड़े बीच में। तो देखिए कि आगे चल कर हम देखते हैं कि बाद में घोड़ों का इस्तेमाल होने लगा। घोड़ों पर पत्र या खास करके शिवाजी महाराज जैसे के ज़माने में लखोटा या खलीता बांध करके वो घोड़े पे सवार होकर के घोड़े के माध्यम से अन्य राज्य में जा करके उस राजा को या उस बादशाह को वो संदेश दिया जाता था। अब उसके उपरांत इतना इतना फर्क आने लगा है कि ये जो संदेश होते हैं वे सारे के सारे संदेश अब घोड़ों पर नहीं, कबूतरों के माध्यम से नहीं, अब वो डाक खाने के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। और डाक खाने में भी दो तीन प्रकार हमें दिखाई देते। टेरेस्ट्रियल डाक एक होता है जो भूमिगत होता है, कुछ हवाई। अगर समझे मुझे कोई वेस्ट इंडीज को, इटली कोई पत्र भेजना है तो मैं पत्र वह इस प्रकार से भेजूंगा कि वह विमान द्वारा प्रेष्य होगा, हवाई जहाज के द्वारा होगा, जहाज के द्वारा होगा, बस के द्वारा होगा। खास करके यानी ये अलग अलग पद्धति के डाक हमें दिखने मिल सकते हैं। लेकिन आज आज इतनी बड़ी क्रांति हो चुकी है कि कोई एक पत्र, उसकी सॉफ्ट कॉपी हम इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और अब तो देखिए हम आमने सामने हैं, इस गूगल मीट के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। तो ये भी बहुत जल्दी होने वाला संदेश वहन है। विश्व में घटित सभी घटनाएं सुबह मुद्रित रूप में अखबार के रूप में हमें मिलती है। अखबार भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रित जनसंचार माध्यम हमारे सामने आता है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। कोई कार्यक्रम हो रहा है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो उसमें अलग से हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बाद में हम केवल देख करके समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इतना ही नहीं, हम क्रिकेट मैच लाइव देख सकते हैं, फुटबॉल मैच लाइव देख सकते हैं, हॉकी की मैच लाइव देख सकते हैं। उसको अगले दिन के अखबार में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, आगे चलकर हम कहें कि आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उन नए आविष्कारों में नित्य नए 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 हमेशा नित्य नूतन रीति से नए नए जनसंचार माध्यमों का निर्माण भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। आधुनिक जनसंचार माध्यमों को उनकी प्रकृति के अनुसार कुछ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक जनसंचार माध्यम हैं, तो इन जनसंचार माध्यम को देखिए, मैंने इसकी सारी डिटेल आपको पीडीएफ बनाकर डाल दी है, उसे आप आराम से पढ़े, केवल यहाँ समझने का प्रयास करें। पहले देखिए डाक माध्यम था। डाक माध्यम से मुद्रण माध्यम हुए, मुद्रण के माध्यम से समाचार पत्र, पुस्तकें, मासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक ये छपने लग गए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दो प्रकार के माध्यम आ गए। एक श्राव्य माध्यम जिसको हम रेडियो कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, और दूसरा दृक श्राव्य माध्यम जिसको हम फिल्म या दूरदर्शन के रूप में देख सकते हैं, जिसमें दृष्टि सातत्य और आवाज़ इन दोनों का सम्मिश्रण होके मिल जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हुए। अब इसके बाद जो आते हैं नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हमारे सामने आते हैं, इन नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपग्रह के माध्यम से जो हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, ऐसे जीसैट उपग्रहों के माध्यम से और कंप्यूटर इंटरनेट की प्रणाली के माध्यम से आज संदेश वहन हो रहा है। यहाँ से वहाँ संदेश दिए जा रहे हैं। मैंने अभी अगर व्हाट्सएप पर कोई पीडीएफ भेज दी तो 2 सेकंडों में आपके पास पहुँच जाती है। उसके लिए प्रिंट करके आपके घर आने की कोई आवश्यकता नहीं प्राप्त होती। तो इस प्रकार से देखते हैं कि टेलीविज़न के उपरांत जो इस नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए हैं, इसमें उपग्रह, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से हम नए नए संचार माध्यम हमारे सामने आए हैं। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके उपरांत ट्वीट है,
ट्विटर है, ट्विटर के बाद एक महत्वपूर्ण और है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत से हैं। टेलीग्राम जैसा है, टेलीग्राम मतलब वो पुराने ज़माने का तार नहीं, टेलीग्राम नाम का ऐप है अलग तरह से। इंस्टाग्राम है। और मेरे ख्याल से अगर आपके विचार आप बहुत ही विस्तृत माध्यम से आप कहना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ब्लॉग लेखन भी कर सकते हैं। तो आज कोई भी एक स्तर ऐसा नहीं है, आप अलग अलग ऐप का अलग अलग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और ये उपयोग करने के बाद आपको बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इन सुविधाओं से आपका ज्ञान तो बढ़ता ही जाता है, आपका अनुभव भी बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पहले समय लगता था संदेश वहन के लिए, जो पहले संप्रेषण के लिए समय लगता था, मास कम्युनिकेशन के लिए समय लगता था, वो समय बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। अगर इसके पूर्व 10-15 वर्ष पहले हमने ये सोचा होता कि मैं जो ऑफलाइन पुस्तकें पढ़ा रहा हूँ या मैं बीए बीएससी को बीकॉम को पढ़ाता हूँ, तो ये पढ़ाते समय जो मेरी सुविधा है उससे ज़्यादा सुविधाएं मुझे इस समय मिल रही। मतलब अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मुझे बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब लिंक के रूप में आपको डाल सकता हूँ। तो इस प्रकार से क्रांतियाँ बहुत हो रही हैं। और ध्यान रखिए, मैं थोड़ा आगे चलकर कहूँगा, दूरदर्शन जब अकेला चैनल था समाचार देने वाला, लेकिन उसके बाद जी टीवी आ गया, उसके बाद स्टार टीवी आ गया, अब एबीपी आ गया। स्टार का रूपांतर अमृत बाजार पत्रिका या एबीपी के रूप में हो चुका है। आज इतने चैनल हैं, इतने चैनल है कि कोई भी समाचार आज समाचार नहीं रहा। इसलिए समाचार देने की या कोई बात संप्रेषित करने की रही नहीं, अब केवल अपनी बात मनवाना रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात औरों से मनवाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से। ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा है, ऑनलाइन तासिकाएं हो रही हैं। बायजू जैसा ऐप आ गया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से और भी आ गए हैं, टीचमेट जैसा आ गया है। तो देखिए कि ये जो क्रांति है, सूचना क्रांति के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। तो इसमें जनसंचार माध्यम यानी विश्व बहुत एकत्र आ गया और ग्लोबलाइजेशन की ओर से हम कहेंगे कि ये संपूर्ण विश्व एक ग्राम बन चुका है। ग्लोबल विलेज की संकल्पना हमारे सामने आई है और कोई भी नई चीज, नई बात हमसे छिपी नहीं रह रही है। अगर समझिए, हम उस्मानाबाद में आज कोरोना के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये हमें बाहर जा करके पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने मोबाइल पर किसी ऐप पर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। या कितने नए रुग्ण बढ़े, कितने रिकवर होकर के अपने घर वापस चले गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक क्लिक पर मिल जाती हैं। और ये बहुत बड़ी क्रांति मानव के जीवन में आ चुकी है और इसके आगे बहुत सी बातें हो गई हैं, लेकिन इसके उसके दुष्परिणाम भी हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले देखिए कि इंग्लैंड की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में। उसका समाचार हमें मिल रहा है यहाँ से, लेकिन हमारे पड़ोस में अगर कोई बुढ़िया मर रही है उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ के देखिए दोनों, मतलब लाभ और हानियाँ दोनों होते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हर चीज़ के होते हैं। वैसे ही आज मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, पता नहीं आप पढ़ेंगे या नहीं, पता नहीं। अब ये हमें पता चल जाता है इस बात का कि वीडियो कितने लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा तो संख्या नहीं बढ़ती, देखा तो बढ़ती है। मतलब अ, आसान चीज़ें हैं, लेकिन आसान चीज़ को ही कठिन बना करके हमारी जीवन प्रणाली में बदलाव हो रहे हैं, ये भी सच्चाई है। अब हम धीरे धीरे इन सभी जैसे डाक माध्यम है, मुद्रित माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इनको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केवल डाक इस विषय पर ही 100 घंटों का प्रवचन हो सकता है। केवल पत्रकारिता या समाचार पत्र या मुद्रित माध्यम के आधार पर ही बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा सा संक्षेप में इसे करने का प्रयास करेंगे। तो पहला आता है डाक माध्यम। ये अत्याधुनिक माध्यम है जिन्हें जो 1857 के बाद आ गया। मेरे ख्याल से लॉर्ड डलहौजी जो 1858 में जो वाइसराय बने, उन्होंने डाक प्रणाली का आरंभ किया। जनसंचार माध्यम की दिशा में नियमित और सुव्यवस्थित सेवा के रूप में पहला सोपान डाक सेवा का आरंभ हुआ।
और डाक सेवा आज भी चल रही है। हम जितने भी पुस्तकें मंगवाते हैं, वो सारे के सारे जो पीछे आपको पुस्तकें दिखती होंगी, इसमें अधिकांश पुस्तकें डाक के माध्यम से आई हैं। और कुछ अभी अभी जो उसमें भी नया प्रकार आ चुका है, वो अमेजोन के माध्यम से तीसरे दिन हमें पुस्तक मिल जाती है। जैसे हमने अभी देखिए कुछ दिन पहले सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हमारे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाड़े जी का एक उपन्यास था, जिसको 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। सनातन नाम का उपन्यास था, वो मुझे पढ़ना था। तो मैंने अमेजोन पर जा कर के 5 मिनट में उसकी ऑर्डर दी और तीसरे दिन वो मेरे पास आ गया। अब वो रखा है दूसरी ओर, उस पर बाद में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 दिन में ये मेरे पास पहुंच जाता है। मतलब पहले डाक खाने में कितने दिन लगते थे। मुझे याद आता है कि जब मैं एमए को था और मुझे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक दिल्ली से मंगवाने थे, तो मुझे 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। आज तीसरे दिन वो पुस्तक मिल जाती है। तो इतना बड़ा अ, अ, यूं कहेंगे कि परिवर्तन आ चुका है। समय का समय की पाबंदी नहीं रही, झट से हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए यानी आरंभ में यह सेवा केवल राजकीय कार्य तक सीमित थी। मतलब देखिए कि जिस प्रकार से अंग्रेजों का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष पर था, अगर समझिए कि मेरठ नाम का एक जिला है उत्तर प्रदेश में, उसके डीएम को मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो बाद में पद परिवर्तन होकर के कलेक्टर के रूप में हुआ, तो उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को कोई दिक्कत आ रही होती है, तो वह पत्र लिख करके दिल्ली में बैठे हुए वायसराय से प्रश्न पूछ सकता था और उसका उत्तर भी उसे मिल जाता था। ये राजकीय कारणों के लिए इस प्रकार के डाक का आरंभ किया था और धीरे धीरे उसका लाभ भी सामान्य जनता को मिलता गया। यातायात के साधनों और सुविधा के साथ डाक माध्यम का भी विकास होता गया। अब देखिए, डाक अगर समझिए दिल्ली से कोई मैं पुस्तकें मंगवा रहा हूँ और ये पुस्तकें मैंने यदि मैंने ऑनलाइन पेमेंट उसका किया, तो वो व्यक्ति उस पत्र का एक विशिष्ट नंबर मुझे भेजता है, डिस्पैच क्रमांक। और उस डिस्पैच क्रमांक के कारण वो दिल्ली से निकली हुई पुस्तक पुणे में कितने दिन तक आएगी, उस्मानाबाद में कब तक मुझे पहुंच जाएगी और मेरे घर कब आ जाएगी, ये भी मुझे पता चल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रजिस्ट्री डाक आपके घर तक पहुंच जाए। इसका प्रबंध आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का भी प्रयोग करके उसका मतलब ये किया जा रहा है, प्रत्याभरण पाया जा रहा है कि कहाँ तक आया कहाँ तक नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक उदाहरण मैं दिखाना चाहूँगा। मैं एक संस्था का सदस्य हूँ। वो संस्था का मुख्यालय दिल्ली में है। अब दिल्ली से वो मेरे नाम पर हर महीने एक मासिक भेजता है। वो मासिक, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो टिकट लगाया गया है वो टिकट डाक का नहीं है, वो उनका अपना टिकट है, प्रिंटेड टिकट है उनका अपना। इस प्रकार से भी वो मुझे भेज सकते हैं अर्जेंट। देखिए, इस संस्था का नाम है इंटेक, एक ऐतिहासिक संस्था है जिसमें ऐतिहासिक संसाधनों का अध्ययन किया जा सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि डाक के माध्यम से भी आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और ये आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पहला जनसंचार माध्यम आता है। अब चलते हैं दूसरे माध्यम की ओर, जिसको हम कहते हैं मुद्रित माध्यम या प्रेस या पत्रकारिता। वैसे पत्रकारिता या प्रिंटेड माध्यम के रूप में केवल समाचार पत्र ही, दैनिक समाचार पत्र ही नहीं, अपितु उसके साथ साप्ताहिक भी कोई साप्ताहिक का भी समावेश होता है, मासिक का भी समावेश हो सकता है, पाक्षिक का भी समावेश हो सकता है, त्रैमासिक का भी समावेश हो सकता है, वार्षिकी का भी समावेश हो सकता है। जैसे हर वर्ष हमारे महाविद्यालय का एक वार्षिकांक निकलता है, ये भी एक मुद्रित माध्यम है। ये भी एक नियतकालिक है जो हर वर्ष निकलता है। तो देखिए कि आधुनिक जनसंचार माध्यमों में ये सबसे पुराना माध्यम है, जिसको हम प्रेस कह सकते हैं या यूं कहेंगे कि मुद्रित समाचार पत्र का माध्यम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत देखिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल्स, पुस्तकें, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम आती हैं जो शब्द के माध्यम से, मुद्रित शब्द के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। ये जो लिखित या मुद्रित माध्यम आज भी अन्य आधुनिक जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीयता रखते हैं। जो बात छपी है वो सत्य ही होगी,
इतना लोगों का भरोसा है। तो ये मुद्रित माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक माध्यम की ओर आज हम देखने का रुख करेंगे। हमारे केवल मेरे ख्याल से एक 8 मिनट बाकी रह रहे हैं। इन 8 मिनटों में हम एक पहला समाचार पत्र, ये जो मुद्रित माध्यमों का पहला माध्यम है, इसकी ओर हम रुख करने का प्रयास करेंगे। मुद्रित माध्यम में सबसे प्रमुख है समाचार पत्र। अब समाचार पत्र नियतकालिक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। दैनिक हो सकता है जो हर रोज निकलता हो, साप्ताहिक हो सकता है जो सप्ताह में एक बार निकलता हो, पाक्षिक हो सकता है जो 15वाड़े में या 15 दिन में एक बार निकलता हो, मासिक हो सकता है जो महीने में एक बार निकलता हो, या उसके उपरांत कोई त्रैमासिक होते हैं, कुछ चतुर्मासिक होते हैं, कुछ वार्षिक होते हैं, ये भी। लेकिन इसमें मुद्रण बहुत महत्वपूर्ण है चीज है। विश्व के जितने भी विकसित और विकसनशील देश हैं, उनमें पढ़ा लिखा व्यक्ति समाचार पढ़ता ही है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखिए। 1857 की क्रांति में ध्यान रखिए, डाक माध्यम उन्होंने लाया, बाद में रेलवे माध्यम लाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि 1858 के आसपास 3 विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने शुरू किए। एक मुंबई विश्वविद्यालय, दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय, तीसरा मद्रास विश्वविद्यालय। तो इन विश्वविद्यालयों से पढ़े लिखे लोग जो बाहर निकलते थे, उनको हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए चाहिए, तो ये उनके लिए सामग्री होती थी, दैनिक पत्र की लेकर के बहुत सारी पुस्तकों तक। सूचनाएं प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचनाएं में जानकारी प्रदान करना, सत्य को उद्घाटित करना, किसी सत्य समाचार को उद्घाटित करना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना, ये पत्रकारिता के सर्वसामान्य उद्देश्य है। मतलब पत्रकार जब भी कोई हमारे सामने आता है, तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि लोगों को जानकारी प्रदान करें। फिर उसके उपरांत कोई अगर कोई घटना हुई हो, तो उस घटना के पीछे का जो छिपा हुआ सत्य है, उस सत्य को वो प्रकट करें। उसके उपरांत लोगों को शिक्षित करना, लोगों को सीख देना, पढ़ाना, साक्षर बनाना, सुशिक्षित बनाना, ये भी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनोरंजन। लेकिन दुर्दैव है हमारा कि जो जो साधन, जो जो माध्यम हमारे लिए शिक्षा के रूप में आए, बाद में वे केवल मनोरंजन का ही माध्यम बन गए हैं। अब समाचार पत्रों में भी बहुत सारे समाचार पत्र होते हैं। पिछला पन्ना क्रिकेट का होता है, खेल का होता है, बीच का कोई और होता है, कुछ और होता है। सिनेमा के संबंधी जानकारी होती है, टीवी सीरियल के संबंधी जानकारी होती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्मों या वेब सीरीज के बारे में जानकारी होती है। तो मनोरंजन हर चीज का, दूरदर्शन का भी निर्माण पहले शिक्षा के लिए हुआ था, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत कम उपयोग उसका हुआ। केवल एक दो चैनल उसमें कुछ प्रयास करते हैं, बाकी के कुछ करते नहीं। इसका मतलब यह है कि शिक्षा जो हमारा सबसे अनमोल रत्न है, उसको छोड़ करके हम मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। मनोरंजन भी अत्यंत आवश्यक है, परंतु शिक्षा का वह शिक्षा का स्थान कभी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, ये जरूरी है आपको समझना कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनोरंजन उसका गौण उद्देश्य है पत्रकारिता का। लोक जागृति के प्रभावी माध्यम के रूप में समाचार पत्र अपना दायित्व निभाते हैं। आज भी देखिए, मराठी में लोकमत है, सकाळ है, पुढारी, सामना जैसे बहुत सारे हैं। और हिंदी में देखिए तो 2 पत्रों के नाम हम लिए बिना हिंदी साहित्य पत्रकारिता का इतिहास पूरा नहीं होता। वो है दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। आज ये इतने बड़े पॉपुलर हैं कि दैनिक भास्कर का जो खप है, पढ़ने वाले लोग हैं, भारत में सारे अंग्रेजी और प्रादेशिक पत्रों की एकत्र संख्या की जाए तो वो भी दैनिक जागरण और भास्कर से कम होती है। ये भी जरूरी, राजस्थान पत्रिका जैसा पत्र है, या अंग्रेजी में द हिंदू जैसा पत्र है जो आपके प्रतियोगिता या स्पर्धा परीक्षाओं के काम आता है। तो ऐसे भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं। प्रसिद्ध पत्रकार बीके नेहरू ने समाचार पत्र के महत्व को और प्रभाव को स्वीकार करते हुए लिखा है एक जगह, सरकार किसी भी तरीके से बनी हो, उसमें प्रेस की भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण होती है। तानाशाही सरकारें भी किसी न किसी तरह के लोक समर्थन के बिना चल नहीं पाती। इसलिए प्रेस को राज्य का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यानी जो हम देखते हैं कि लोकशाही या जनतंत्र का चौथे स्तंभ, पहला स्तंभ होता है हमारे विधिमंडल, दूसरा होता है हमारे न्याय मंडल, तीसरा होता है हमारा कार्यकारी मंडल और चौथी होती है पत्रकारिता। ये
लोकशाही या जनसत्ता का ये चौथा स्तंभ है। इसके बिना ये लोकशाही का भवन ठीक ढंग से खड़ा नहीं होगा। इसलिए ये पत्रकारिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आपने ये जान लिया होगा। अब देखिए, जो जो भी तानाशाही सरकारें होती हैं, जैसे हिटलर, मुसोलिनी जैसी, उनको भी समर्थन प्राप्त था लोगों का, और ये समर्थन वो जानबूझ करके वर्गला करके लोगों से प्राप्त किया करते थे। इसलिए प्रेस को लोकशाही का या जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कार्लायर नाम के एक अंग्रेजी विद्वान ने यहाँ तक कहा है कि महान है पत्रकारिता, लोकमानस को प्रभावित करने वाला होने के कारण पत्रकार क्या विश्व का शासक नहीं है। ध्यान रखिए, आज भले ही प्रधानमंत्री के रूप में आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे, राष्ट्रपति के रूप में आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे, लेकिन आप चाहे ना चाहे, पत्रकार आपके हृदय के सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बड़े नायक हैं, विश्व के नायक हैं। और मराठी, हिंदी जैसी पत्रकारिता जिन्होंने निर्माण की, बाळ शास्त्री जांभेकर जैसे दर्पणकारों ने, या हिंदी की पत्रकारिता जिन्होंने निर्माण की, हिंदी का पहला पत्र हमारे सामने आता है समाचार सुधावर्षण, या फिर साप्ताहिक के रूप में हमारे सामने पहला आ जाता है, वो है एक उदंड मार्तंड नाम का। यानी इस प्रकार से जिन लोगों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा काम किया, देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी भी एक पत्रकार थे, गांधी जी भी एक पत्रकार थे। तो ये जो बड़े बड़े महान लोग हुए, उन्होंने हम लोगों के हृदयों पर राज किया है। कार्लायर ने यह कहा है कि पत्रकारिता महान है क्योंकि लोकमानस को वो प्रभावित करती है, इसलिए पत्रकार विश्व का शासक है। कितनी बड़ी बात कही। देखिए, मुद्रण कला के जन्म और विकास के साथ ही समाचार का उद्भव और विकास की कहानी भी जुड़ी हुई है। पुनर्जागरण काल, जिसको अंग्रेजी में रेनेसांस पीरियड कहा जाता है, में जैसे शहरों का विकास होता गया, ग्रामीण लोग शहरों में आकर के शहरों को विकसित करते रहे, शहर बड़े बनाते रहे, और व्यापार का फैलाव हुआ। यूरोपियन लोगों को भी दूर दूर के अपने ग्रामों के समाचार प्राप्त करने के लिए, शहरों के समाचार ग्रामों को प्राप्त करवाने के लिए समाचार पत्र निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। और पहले ये इसे केवल 4 पन्ने के हुआ करते थे, जिसको पैम्पलेट्स या फैम्पलेट्स कहा जाता है, यानी समाचार के 4 पेज। मतलब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कागज मेरे सामने है, इसके 4 पेज हैं, एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी आकार में पहले समाचार पत्र छापा करते। मेरे ख्याल से उस्मानाबाद में संघर्ष जैसा पत्र पहले 4 पेज का ही था, अब वो 12 पेज का या 20 पेज का भी हो सकता है, हो चुका हो। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो सारे न्यूज पैम्पलेट्स थे, इनसे आप अनियत कालिक के रूप में, मतलब वो हर रोज नहीं निकला करते थे, कुछ महत्वपूर्ण समाचार उसमें छापा करते थे और वितरित किए जाते थे, और उनका मुद्रण और प्रसारण होने लगा था। ये अनियतकालीन मुद्रण आगे चल के क्रमशः साप्ताहिक बना और साप्ताहिक से दैनिक होता गया। इस तरह सन 1702 में, ध्यान रखिए, सन 1702 में लंदन का पहला दैनिक पत्र डेली करंट अस्तित्व में आया। ये उसका इतिहास है। और उसके पहले भी कुछ साप्ताहिक समाचार पत्र होते थे, और मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का किया हुआ वध, इसके समाचार अंग्रेजी साप्ताहिकों में छप चुके थे, या सूरत की लूट का समाचार। तो देखिए कि यहाँ भारत में होने वाली घटनाएं अमेरिका में भी छपा करती थी, और फिर बाद में 1702 में जब पेशवाई का काल था, तब ये पत्र साप्ताहिक से दैनिक पत्र भी बन गए। और देखिए कि इस प्रकार से आज हम यहाँ रुक रहे हैं। कल की तासिका में भारत में किस प्रकार से ये मीडिया बढ़ता रहा, प्रेस मीडिया बढ़ता रहा, इस पर भी चर्चा हम कल की तासिका में करेंगे। तब तक के लिए